प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टॉक मार्केट का ब्लड बाथ रुकने का नाम नहीं ले रहा है ना, इसको बोलते हैं हम लोग हद पार कर देना। डेली बेसिस पे खासकर मिड कैप स्मॉल कैप 2% 3% इस तरह से गिर रहा है और इंडिविजुअल स्टॉक्स का तो खैर नाम ही नहीं लेना है। 5% 10% इस तरह से गिर रहा है, कंप्लीट ब्लड बाथ। तो इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि ये जो स्मॉल और मिड कैप में ये जो ब्लड बाथ चल रहा है वो क्यों चल रहा है और आने वाले समय में क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे रिकवरी आएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप लोग का क्वेरी आया था कि किसी ने ऑलरेडी अगर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो क्या उसे निकाल लेना चाहिए या फिर जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्या वो इन्वेस्टमेंट बंद कर देना चाहिए। यहाँ पे भी आपको एक गाइडेंस मिलेगा कि हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। इन्फॉर्मेटिव वीडियो है एज ऑलवेज। वैसे लोग जिनके पास कम टाइम है उनको भी मैं बोलूँगा कि इस इंपॉर्टेंट वीडियो को ज़रूर वॉच करें, बहुत अच्छे डिटेल्स आपको यहाँ मिलेंगे। वैसे लोग जो कि हमारा यूट्यूब चैनल रेगुलरली वॉच करते हैं लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले इंडियन मार्केट से ही स्टार्ट कर लेते हैं कि भाई आज हुआ क्या है। तो मतलब यहाँ तो बोलने की गुंजाइश ही नहीं है ना, कंप्लीट ब्लड बाथ जिसे बोलते हैं वही सेम पैटर्न। लार्ज कैप्स थोड़ा कम गिर रहे हैं, गिर रहा है वो भी लेकिन रिलेटिवली कम गिर रहा है, जबकि मिड कैप स्मॉल कैप या माइक्रो कैप बहुत ज़्यादा गिर रहा है। और सेक्टर्स और थीम्स भी अगर आप देखेंगे ना तो ज़्यादातर डाउन एंड आउट बहुत ज़्यादा गिरे हुए। तो देखिए सबसे पहले तो वही जैसा कि हमेशा चेक करते हैं कि भाई ये जो गिर रहा है क्या वर्ल्ड वाइड सभी मार्केट्स में प्रॉब्लम है कि सिर्फ हमारा ही मार्केट बुरी तरह से गिर रहा है। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं। तो देखिए एशियन मार्केट में तो ऐसा कुछ गिरावट दिख नहीं रहा है। यहाँ पे आप ऑस्ट्रेलिया, जापान और चाइना का मार्केट देख सकते हैं, कहीं कोई खास गिरावट नहीं है ना, फ्लैट है मोस्टली। इसके बाद यूरोपियन मार्केट्स का यहाँ पे परफॉर्मेंस आप देख लें, यहाँ भी कोई खास प्रॉब्लम दिख नहीं रहा है। यूएस मार्केट देख लेते हैं, यूएस मार्केट का तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है ज़्यादातर। देखिए हाँ ये तो ठीक कर रहा है। प्री मार्केट भी देखेंगे तो थोड़ा बहुत गिरावट है, ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ लग रहा है। तो वर्ल्ड वाइड मार्केट्स में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जिस तरह का प्रॉब्लम इंडियन मार्केट्स में देखने को आ रहा है उस तरह का प्रॉब्लम कहीं नहीं दिख रहा है, एटलीस्ट मेजर इकोनॉमीज़ के स्टॉक मार्केट्स में। बॉन्ड्स देख लेते हैं, मतलब कोई खास तो है नहीं भाई, 4.5% के आसपास तो काफ़ी समय से लग रहा है। यहाँ भी ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा निगेटिविटी आ गया हो। उसके बाद करेंसी देख लेते हैं, करेंसी तो मतलब थोड़ा तो बढ़ा है लेकिन 108 के आसपास तो पहले भी रहा है ना, ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा बढ़ गया कि 110 हो गया। करेंसी भी मतलब जिस तरह का चल रहा है उसी तरह का पैटर्न है। और इसके बाद गोल्ड आप लोग का फेवरेट। हाँ गोल्ड तो मतलब कुछ दिनों से हम डिस्कस भी कर रहे हैं ना, जब तक ये ट्रम्प का प्रॉब्लम कुछ महीनों तक चलेगा तब तक गोल्ड के लिए तो बहुत अच्छा समय है। देखिए 3000 कल भी हमने डिस्कस किया था ना, बस पहुँचने वाला है ऐसा लग रहा है। तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस गोल्ड का और जब तक ये प्रॉब्लम चलेगा बिल्कुल यहाँ पे आप और रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब ये जो ट्रेड वार है ना ये थोड़ा मामला संभलेगा, जो कि ऑफकोर्स संभलेगा, उसके बाद यहाँ पे वहाँ से आप फिर वेरी हाई रिटर्न एक्सपेक्ट ना करें। कुछ दिनों का रिटर्न है और गोल्ड तो एनी हाउ थोड़ा बहुत रिटर्न तो हमेशा आता रहेगा, वो अलग चीज़ है। लेकिन जो वेरी हाई रिटर्न आ रहा है ना नेक्स्ट फ्यू डेज़ का या फिर फ्यू मंथ्स का रिटर्न है। उसके बाद ऑयल भी देखेंगे तो कोई खास नहीं है, मतलब पहले के मुकाबले तो बढ़ा है, जैसे 74 75 चला तो 76 के आसपास चला है। लेकिन यहाँ भी ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया। तो वर्ल्ड वाइड डिफरेंट जो स्टॉक मार्केट्स देखेंगे या दूसरे पैरामीटर्स देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गया है। इंडिया में भी अगर आप देखेंगे मतलब हमारा 10 ईयर G-Sec 6.8%, यहाँ भी कोई खास निगेटिविटी नहीं है, इसी तरह के रेंज में चल रहा है हमारा। अगर आप करेंसी भी देखेंगे तो 87 से नीचे है, तो यहाँ भी ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा निगेटिविटी है। तो देखिए ओवरऑल मतलब कहीं भी कोई ऐसा सिग्नल नहीं मिल रहा है कि भाई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गया जिसके कारण स्टॉक मार्केट डेली बेसिस पे गिर रहा हो। ठीक है, यहाँ पे आप लोग का क्वेरी एक आया था ना कि कल शायद किसी ने कमेंट किया था कि नहीं ये ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया है स्टील और एल्युमिनियम पे। देखिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। जो पिछले टर्म में जब ट्रंप आए थे ना उस समय भी उन्होंने स्टील पे 25% का टैरिफ लगाया था और एल्युमिनियम पे 10% का टैरिफ लगाया था। इस बार ऑफ कोर्स एल्युमिनियम पे बढ़ाकर उन्होंने 25% कर दिया है। तो ये कोई नई बात नहीं यहाँ पे, ठीक है। फिर जो दूसरे कंट्रीज़ है उन्होंने बोला ठीक है भाई तुम टैरिफ लगाओ, कल से शायद लगने जा रहा है 12 से, तो हम भी लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ पे इंडिया के लिए तो कोई कंसर्न है नहीं। मतलब अगर आप स्टील का देखें, उनका स्टील का इंपोर्ट, तो हम तो कोई स्टील, हमारा जो भी टोटल एक्सपोर्ट है उसका सिर्फ 1 से 2% का एक्सपोर्ट होता है यूएस को। हमारे लिए तो कोई सिग्निफिकेंस है नहीं। उनका देखिए जो स्टील का इंपोर्ट है ना वो ब्राज़ील, मैक्सिको, कनाडा,
जापान, साउथ कोरिया, वियतनाम, जर्मनी, इन सब से आता है। एल्युमिनियम का थोड़ा सा हम ज़्यादा करते हैं स्टील के मुकाबले, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा करते हैं। एल्युमिनियम भी मेजर उनका कनाडा, यूएई और चाइना से होता है उनका मेजोरिटी। तो हमारा कोई बड़े प्लेयर ने एल्युमिनियम थोड़ा बहुत है तो सही बात है, वो दूसरी जगह हम बेच लेंगे। हाँ, क्योंकि 25% टैरिफ के बाद तो मतलब जो भी वहाँ बेचने जाएगा कौन खरीदेगा उतना महंगा उनका। लेकिन हाँ, यहाँ पे ये भी ध्यान में रखना, ये जो टैरिफ लगा रहे हैं ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा, ठीक है। पिछले बार भी उन्होंने टैरिफ लगाया था और उसके बाद काफ़ी सारे कंट्रीज़ को एग्जाम्पशन दे दिया था ना पिछले बार, लाइक ब्राज़ील, कनाडा, मैक्सिको, इसी से ज़्यादातर वो इंपोर्ट करते हैं। तो इन सभी को एग्जाम्पशन दे दिया था पिछले बार, और इस बार भी ऐसा ही कुछ होगा। डील क्रैक करना है, दैट्स इट। कुछ दिनों का हेडेक है, क्योंकि यूएस नहीं सस्टेन कर पाएगा ना। मतलब देखिए, अगर स्टील देखे ना तो ऑलमोस्ट 25% जो उनका रिक्वायरमेंट है उसका इंपोर्ट कर रहा है स्टील, बाहर से स्टील आ रहा है, ठीक है। ऑल ऑफ अ सडन 25% वो कहाँ से बनाएंगे? उसी तरह से एल्युमिनियम ऑलमोस्ट 50% वो बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये 50% अचानक कहाँ से उनका स्टार्ट हो जाएगा प्रोडक्शन? ये सब बात ध्यान में रखें, ठीक है। अगर ये इतना महंगा सामान बाहर से आकर बिकेगा तो बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ है ना, उनका डिफेंस का इंडस्ट्री होगा, कंस्ट्रक्शन है, रियल एस्टेट है, शिप बिल्डिंग है, ऑटो है, सभी जगह ये सब यूज़ होता है। तो सभी जगह जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, यूएस इकोनॉमी प्रॉब्लम में आ जाएगा। तो ये सब सस्टेनेबल नहीं है। ये सब एक डील क्रैक करने के लिए कुछ दिनों का हेडेक है या कुछ मंथ्स का हेडेक है, उसके कारण ये सब चल रहा है। और एनी हाउ इंडिया के लिए कोई मेजर कंसर्न नहीं है, क्योंकि हम कोई बहुत बड़े एक्सपोर्टर नहीं है इन चीज़ों के, ठीक है। मतलब यूएस में, दूसरी जगह हम करते हैं लेकिन यूएस में बहुत ज़्यादा कोई खास एक्सपोर्ट है नहीं हमारा। और एनी हाउ पीएम मोदी कुछ दिनों में जाने वाले हैं यूएस में, तो मोस्टली ये जो थोड़े बहुत इश्यूज़ हैं ना, क्योंकि चांसेस ये है कि हम जो एनर्जी इंपोर्ट्स है यूएस से ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ा लेंगे, और डिफेंस का जो इंपोर्ट है यूएस से वो भी बढ़ाएंगे। तो मोस्टली हमारा जो एवरेज आउट होके ठीक ठाक हो जाएगा। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इंडिया पे इस फ्रंट पे नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, मार्केट जो गिर रहा है ना मोस्टली अब यहाँ पे, एक तो बाहर का प्रॉब्लम है, टोटली अग्री। दूसरा वैल्यूएशंस, हमारा वैल्यूएशंस, ठीक है। अब आप बोलेंगे अरे वैल्यूएशन इतना गिरने के बाद भी ज़्यादा है क्या? तो चलिए सबसे पहले हम वैल्यूएशंस को समझ लेते हैं, ठीक है। उससे आपको बहुत अच्छा आइडिया मिलेगा कि यहाँ पे चल क्या रहा है। यहाँ पे आप लार्ज कैप दैट इज निफ्टी 50 का वैल्यूएशन चेक कर सकते हैं। हाँ, तो देखिए 5 ईयर का अगर एवरेज देखेंगे ना, तो 5 ईयर का एवरेज रहा है 24.89 और करेंटली है 20.82, ठीक है। 5 ईयर का लो रहा है 17.15 और 5 ईयर का हाई रहा है 42। तो देखिए, एवरेज अगर 5 ईयर का मुकाबले देखें तो हम पहले से बहुत नीचे आ चुके हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ लार्ज कैप्स फेयरली वैल्यूड है, और मतलब 5 ईयर लो भी 17 के आसपास है, और आज का गिरावट देख लेंगे तो 20 के आसपास हम आ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लार्ज कैप्स यस फेयरली वैल्यूड है, लेकिन यहाँ पे दो चीज़ें और ध्यान में रखनी है, ठीक है। फेयरली वैल्यूड का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं हुआ कि यहाँ से हम नीचे नहीं गिर सकते हैं, ठीक है। आप में से किसी ने शायद कमेंट में लिखा था, आपने बोला था फेयरली वैल्यूड है फिर भी लार्ज कैप गिर रहा है। तो ठीक है, फेयरली वैल्यूड है, इसका ये मतलब नहीं है कि नहीं गिरेगा, ठीक है। अंडर वैल्यूड भी तो होता है ना। पहले देखिए 17 गया है, ऐसा नहीं कि नहीं जा सकता है, ठीक है। लेकिन हाँ, वैल्यूएशन वाइज ये बिल्कुल बोल सकते हैं कि लार्ज कैप का वैल्यूएशन अच्छा हो गया है, ठीक है। और यहाँ से अगर गिरावट की गुंजाइश बिल्कुल है, क्योंकि जो एफआईआईज हैं वो अभी भी बेच रहे हैं। एफआईआईज क्यों बेच रहे हैं, ऑफ कोर्स आगे के स्लाइड्स में मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगा। अब यहाँ पे मिड कैप का देख लेते हैं। तो देखिए, मिड कैप का वैल्यूएशन आप देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। 5 ईयर लो रहा है 23 का, 5 ईयर हाई रहा है 45 से भी ऊपर का, और 5 ईयर एवरेज कितना है 30.89 और करंट पी है 36.44। ये मैंने कुछ दिनों पहले भी आपको बताया ना कि भाई 30 के रेंज में अगर आ जाए मिड कैप का वैल्यूएशन तो उसे ठीक माना जाएगा, चलो ठीक ठाक वैल्यूएशन हो गया। ऐसा नहीं कि वो बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड होगा, वो बिल्कुल नहीं, लेकिन हाँ वैल्यूएशन एटलीस्ट ठीक ठाक हो जाएगा कि चलो 5 ईयर के एवरेज के आसपास आया, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल गिरावट की गुंजाइश है ना, आप क्लियरली देख रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद स्मॉल कैप देख लेते हैं। स्मॉल कैप अगेन यहाँ पे देखिए 5 ईयर लो रहा है 16.90, कितना ज़्यादा गिरा था स्मॉल कैप। हाँ, और 5 ईयर हाई अगर देखें तो 36 के आसपास, और 5 ईयर का एवरेज है 25 के आसपास, और करंट है 29.80। तो यहाँ पे अगर मिड कैप और स्मॉल कैप में गिरावट हो रहा है तो कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं कि भाई बिल्कुल गिरावट बनता है, क्योंकि वैल्यूएशंस अभी भी ज़्यादा है। तो यहाँ से थोड़ा बहुत और गिरावट अगर हो जाता है फ्यूचर में तो सरप्राइजिंग नहीं होगा। यहाँ पे बिल्कुल ये क्वेश्चन आता है कि भाई लार्ज कैप तो अब वैल्यूएशन ठीक ठाक हो गया है, ठीक है।
तो वहाँ पे तो एटलीस्ट कुछ रिस्पाइट दो। मिड कैप स्मॉल कैप तो ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है बात, लार्ज कैप के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखिए लार्ज कैप में प्रॉब्लम क्या हो रहा है, एफआईआई इसके तरफ से प्रॉब्लम होता है क्योंकि उनका इन्वेस्टमेंट ज़्यादातर लार्ज कैप में होता है, बड़ी बड़ी कंपनीज में। छोटी कंपनी में तो बड़ा इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं पाएंगे, लिक्विडिटी उतना होता नहीं है, प्लस वहाँ रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इसीलिए जब इन्वेस्ट करेंगे तो ज़्यादा लार्ज कैप में करेंगे, जब बेचेंगे भी तो ऑफकोर्स ज़्यादा लार्ज कैप बेचेंगे क्योंकि उन्हीं के पास ज़्यादा लार्ज कैप है। यहाँ पे देखिए इंटरेस्टिंग है ना, यहाँ पे आप वैल्यूएशन देख ले, पी रेशियो का वैल्यूएशन डिफरेंट कंट्रीज़ का। यूनाइटेड स्टेट्स देखें कितना ज़्यादा है, उसके बाद वैल्यूएशंस आप देखें, नीचे का वैल्यूएशंस देखें। हाँ, चाइना का वैल्यूएशन देखें 9.7 पी रेशियो है। हाँ, जापान का 15.39, ठीक है। तो अब आप समझ गया होंगे ना, ये सब लार्ज कैप्स का ही वैल्यूएशंस होता है कंट्री का। तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया का वैल्यूएशन ऑल्दो इतना ज़्यादा गिर चुका है फिर भी हमारा वैल्यूएशन ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये भी सही बात है, जैसे कनाडा हो गया, फ्रांस, जर्मनी, यूके, ये सब का तो ग्रोथ कुछ है ही नहीं। तो ये जो वैल्यूएशन दिख रहा है ना, इस वैल्यूएशन पे भी वो ओवर वैल्यूड है, ठीक है। ये भी ध्यान में रखें, ये सब ओवर वैल्यूड है क्योंकि कुछ ग्रोथ ही नहीं है वहाँ पे। जापान का भी देखिए ग्रोथ तो कुछ है नहीं, लेकिन पहले से थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए वहाँ पे थोड़े बहुत रिटर्न्स के गुंजाइश हैं। जापान को इसीलिए बोला जा रहा है कि थोड़ा रिटर्न वहाँ से आ सकता है। चाइना का वैल्यूएशन देखिए अट्रैक्टिव है, वहाँ भी गुंजाइश है कि अच्छे रिटर्न्स, अगर मतलब यूएस के साथ जो प्रॉब्लम चल रहा है उसमें थोड़ा अगर सॉर्ट आउट करे, उनका इकोनॉमी थोड़ा इंप्रूव होने लगे तो वहाँ भी अच्छा खासा रिटर्न आ सकता। आएगा नहीं आएगा नोबडी नोज ना, अगर इकोनॉमी इंप्रूव होगा तो आएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, इस तरह से देखिए। इंडिया में यही प्रॉब्लम चल रहा है, देखिए वैल्यूएशन कम नहीं है इंडिया का, ये ध्यान में रखें। एफआईआईज़ के पास सारे कंट्रीज़ का वो देख रहे हैं कि भाई किस कंट्री में क्या हो रहा है, तो नेचुरली वो उस कंट्री में जाएंगे जहाँ की उन्हें रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। इंडिया का देख रहे हैं कि भाई तुम्हारा इकोनॉमी भी थोड़ा डाउन एंड आउट है, प्लस तुम्हारा स्टॉक मार्केट तो पहले ही से पूरा डाउन है, तुम्हारा करेंसी भी गिर रहा है, तो फिर इंडिया में वो इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे? नेचुरली वो पैसा बाहर ले जाएंगे, और जो भी बाहर ले जाएंगे उसमें एक बड़ा हिस्सा यूएस में मिलेगा क्योंकि यूएस का स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस भी ठीक है, वहाँ इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा है, उसका करेंसी भी स्ट्रॉन्ग है। और नियर फ्यूचर में अगर ट्रंप वहाँ पे बोल रहे हैं टैक्स कट्स करेंगे, तो टैक्स कट्स करेंगे तो इकोनॉमिकली अच्छा होगा, तो स्टॉक मार्केट से वहाँ और भी ज़्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट किया जा सकता है। इस साल दैट इज़ 2025 का फर्स्ट 30 ट्रेडिंग डेज का अगर आप ट्रांजेक्शन्स देखेंगे ना, तो एफआईआईज़ ने अबाउट 10 बिलियन यूएस डॉलर्स का बेचा है, आउटफ्लो हुआ है यहाँ से इंडिया से 10 बिलियन यूएस डॉलर्स का सिर्फ 30 ट्रेडिंग सेशन में इस साल। तो कंप्लीट ब्लड बाथ इसीलिए हो रहा है, और उसका रीज़न भी आपने क्लियरली देख लिया ना, मतलब मैंने समझाया, आई होप आपको समझ में आएगा उसका रीज़न क्या, क्यों पैसा निकल रहा है। लेकिन यहाँ पे फिर पॉजिटिविटी भी है। लार्ज कैप्स का वैल्यूएशन हमने डिस्कस किया, ठीक है, कि भाई इंडिया में तो एटलीस्ट अट्रैक्टिव हो गया, बाहर के मुकाबले अट्रैक्टिव नहीं है, टोटली अग्री। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा कि भाई इंडियन इकोनॉमी जो है उसका परफॉर्मेंस थोड़ा इम्प्रूव करना पड़ेगा, थोड़ा ग्रोथ को बढ़ाना पड़ेगा, कंपनीज़ का जो परफॉर्मेंस है उसको थोड़ा इम्प्रूव करना पड़ेगा। ये सब होगा तो बिल्कुल एफआईआईज़ भी आएंगे, उन्हें रिटर्न से मतलब है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई इंडिया से उन्हें दुश्मनी है तो भाग रहे, उन्हें रिटर्न से मतलब है, जहाँ रिटर्न ज़्यादा मिलेगा वो जाएंगे। तो इंडिया का इकोनॉमी जैसे ही थोड़ा सा इंप्रूवमेंट यहाँ पे आने लगेगा, और मार्केट तो थोड़ा बहुत गिर ही रहा है, वैल्यूएशन और भी अट्रैक्टिव हो, वापस आएंगे। यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट है कि अगर आप वर्ल्ड से हमारा प्रीमियम देखें ना, हमारे स्टॉक मार्केट्स का, तो सितंबर तो ऑल टाइम हाई थे हम, वहाँ पे हमारा प्रीमियम था 26%। वर्ल्ड का एवरेज अगर आप स्टॉक मार्केट का वैल्यूएशंस देखें उसके मुकाबले 26% प्रीमियम पे हम ट्रेड कर रहे थे, अभी वो गिरकर हो गया 5%, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है। और अगर आप निफ्टी का फॉरवर्ड पी भी देखें ना, मतलब 1 ईयर फॉरवर्ड पी, तो अबाउट 20x के आसपास है, जो कि 5 ईयर एवरेज से 7% डिस्काउंट पे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यूएस में जो कुछ भी चल रहा है ये सब शॉर्ट टर्म हिकअप्स हैं, लॉन्ग टर्म ये सब नहीं चलेगा। यूएस इकोनॉमी खुद ही डूब जाएगा अगर इतना ज़्यादा इंपोर्ट, सभी वहाँ भी कंपनीज़ है ना, रॉ मटेरियल चाहिए उन्हें। अब रॉ मटेरियल जो अभी वो 100 रुपीज़ का ले रहे हैं, आप फिर बोलोगे नहीं अब रॉ मटेरियल 125 रुपीज़ में लो, तो कंपनीज़ का परफॉर्मेंस बुरी तरह से हिट होगा ना। तो आप समझिए स्टॉक मार्केट उनका बुरी तरह से गिर जाएगा। उसके बाद जब सामान महंगा बिकने लगेगा तो उनका इन्फ्लेशन बढ़ने लगेगा। तो इंटरेस्ट रेट कट की बात तो आप भूल जाएं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाना ना पड़ जाए उनको, ठीक है ना। तो ये सब कुछ भी जो चल रहा है ये शॉर्ट टर्म है, मैंने हमेशा बताया है, कुछ महीनों का हेडेक है, ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल नहीं है, ठीक है। और वो जो कुछ भी करेंगे पूरा वर्ल्ड भी रिटेलिएट करेगा, ऐसा नहीं कि वो छोड़ देगा, ठीक है। तो बस शॉर्ट टर्म के हिकअप्स हैं, इसे हमें झेलना पड़ेगा। वो लगाएंगे, उनका जो मतलब टारगेट है कि भाई मुझे क्या क्या चाहिए वो वसूलेंगे, उसके बाद
चीज़ें धीरे धीरे नॉर्मलाइज कर जाएंगी और तब तक हमारा वैल्यूएशंस भी ऑलरेडी काफ़ी हद तक अट्रैक्टिव हो गया, लार्ज कैप्स में थोड़ा और अट्रैक्टिव हो जाएगा और इकोनॉमी फ्रंट पे भी बहुत सारे पॉजिटिव न्यूज़ हैं, ठीक है। वो हमें नहीं भूलना चाहिए। स्टॉक मार्केट गिर रहा है इसका ये मतलब नहीं कि हमारा सब कुछ निगेटिव है, ठीक है। स्टॉक मार्केट ऐसा ही बिहेव करता है। शॉर्ट टर्म मैंने आपको हमेशा बताया है, ये जो 4-5 महीने गिरा ये शॉर्ट टर्म है, ये लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म नहीं है। शॉर्ट टर्म में इरेशनली ही मार्केट बिहेव करता है। ऊपर जाएगा तो लगातार ऊपर जाएगा, कितना भी बैड न्यूज़ दे दो कोई फ़र्क नहीं, हमने देखा था ना कुछ सालों तक। उसके बाद जब अभी गुड न्यूज़ भी आ रहा है तो मार्केट पे कोई फ़र्क नहीं, लगातार गिर रहा है। मार्केट ऐसा ही शॉर्ट टर्म में मूव करता है, इसीलिए तो मैंने आपको हमेशा बताया मीडियम टू लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टमेंट तो मतलब हिल है, बहुत डिफिकल्ट है। आई डोंट नो कोई भी कैसे हिम्मत करता है शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टमेंट, वो भी इक्विटी में बहुत बहुत ज़्यादा रिस्की है। तो ये ध्यान में रखें, मीडियम टू लॉन्ग टर्म मतलब कम से कम 5 ईयर प्लस रखें ना। जैसे कोई लार्ज कैप फ्लेक्सी कैप के लिए जा रहा है तो 5 to 10 ईयर का इन्वेस्टमेंट होराइजन जरूर रखें, मतलब मोर देन 5 ईयर्स। कोई मिड कैप स्मॉल कैप के लिए जा रहा है तो मोर देन 10 ईयर्स का इन्वेस्टमेंट होराइजन रखें। ये सब तो बहुत पहले से हम कवर कर रहे हैं ना। देखिए आप लोग का क्वेरीज आया था ना कि ये स्मॉल कैप्स का क्या करें, मिड कैप्स का क्या करें। तो मिस्टर संक्रांत नरेन का भी एक वीडियो वायरल हुआ था, आपने शायद उसके बारे में बोला। वो CIO हैं, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं ICICI प्रूफ, बहुत सीनियर आदमी है, ह्यूज एक्सपीरियंस। हाँ मतलब अगर वो कुछ बोल रहे हैं तो ऑफकोर्स सबको सुनना चाहिए। तो देखिए मोस्टली मैं अपना पर्सपेक्टिव दे सकता हूँ। देखिए ये बात ना मिड कैप स्मॉल कैप, देखिए होता क्या है ना, जैसे वो सालों से मार्केट में, मुझे भी कुछ सालों का एक्सपीरियंस है। तो होता क्या है ना कि जब आप इन्वेस्टर से बात करेंगे ना, जब आप बुल रन में हैं तो आपकी बात सुनने को कोई तैयार नहीं होगा ठीक है ना। तो आपको उस समय थोड़ा सा ऑड लगता है कि भाई ना, आप जैसे लोगों को बोलते हैं कि भाई मिड कैप स्मॉल कैप में एक्सपोजर लिमिटेड रखो, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं मैं 100% स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करूंगा। मतलब लास्ट ईयर भी मैंने कुछ वीडियोस को पब्लिश किया था, देखिए मैं रेफरेंस देता हूँ उन वीडियोस का। ये देखिए 2 वीडियोस मैंने पब्लिश किया था ना, एक अगस्त 2024 और एक तो सितंबर 26 2024, जब मार्केट बिल्कुल गिरने वाला था ना, उससे जस्ट पहले 2 वीडियोस। और इससे पहले भी 2023 में भी आई थिंक मैंने 1 या 2 वीडियो इससे रिलेटेड पब्लिश किया था, ठीक है। इन वीडियोस का कमेंट आप पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे लिखा होगा, सर आप तो डर गए, आप तो डरा रहे हैं ना, स्टॉक मार्केट तो ऐसे ही चलता है, कभी गिर ही नहीं सकता। इस तरह का स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगा। नेचुरली जो पुराने लोग हैं जो कि ये सब साइकिल देख चुके हैं, थोड़े से इरिटेटेड लगेंगे, भाई क्या बोल रहे हो तुम यार, जब गिरेगा तब तुमको पता चलेगा, ठीक है। तो वही चीज़ है, मतलब लोग ना जब आपकी बातें नहीं सुनते, आपको लगता है कि इनका बुरा होगा, नेचुरली बुरा होगा ना। जिसको बिना सोचे समझे 100% स्मॉल कैप, पता चला इन्वेस्टमेंट होराइजन कुछ महीनों का है, अब कहाँ जाओगे आप ना, आप फंस गए। हाँ, किसी ने 10 ईयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, 20 ईयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट किया, उसके लिए तो कंसर्न नहीं है ना भाई, वो बैठा हुआ है, ठीक है भाई। लेकिन अब किसी ने 2-3 महीने के लिए स्मॉल कैप में 100% इन्वेस्टमेंट कर दिया, उसका क्या हो, तो प्रिंसिपल अमाउंट उसका लूज़ करेगा, 20-30% डाउन, उसको बेच के भागना पड़ेगा। और गलती किसकी है, स्टॉक मार्केट की गलती है वो तो सिंपली यही बोलेगा ना, स्टॉक मार्केट की गलती है भाई, प्योर लक है, ये है वो है, गलती किसकी है, ठीक है ना। क्योंकि ये सब लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट है। अगर कोई सोच समझ कर, और 100% वाला चीज़ भी देखिए, अगर आपको मार्केट का पूरा आइडिया है, कई सालों से मार्केट में है, ठीक है, तब आप जो करें सब कुछ चलेगा, मैं हमेशा बोलता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर एक तो ऐसा कि आपको मार्केट के बारे में कुछ पता ही नहीं है, ठीक है, नए नए आए हैं आप, ठीक है, उसके बाद 1-2 साल आपने रिटर्न दिखा बहुत ज़्यादा और वहाँ पे जाके आपने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया, पूरा इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और उसके बाद कोई अगर समझा भी रहा है तो भाई आप बोलेंगे अरे यार तुम तो डर गए, डरा रहे हो झूठ का। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो आई होप अब आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ में आएंगे। पुराना वीडियो अगर मतलब आप लोगों में से कई पुराने सब्सक्राइबर भी हैं ना, उन लोगों को याद भी होगा, ये सब काफ़ी पहले से मैं बोल रहा हूँ, कोई नई बात नहीं है। उसी तरह से डिफेंस के बारे में आप लोगों का बहुत सारा क्वेरीज आता है। लास्ट ईयर जाके देखिए ना, जब ये मोतीलाल ओसवाल का डिफेंस फंड आया तो उससे उस समय 2-3 वीडियो मैंने पब्लिश किया था, डिटेल वीडियो, ठीक है, अगर आपने देखा होगा तो आपको ध्यान में होगा। उसी तरह से मोमेंटम फंड का आप लोग का बहुत क्वेरीज आता है। इस फैक्टर फंड का वीडियो मैंने काफ़ी महीने पहले पब्लिश किया हुआ, उसमें मोमेंटम फंड के बारे में बताया। सभी कुछ इस यूट्यूब चैनल में मैंने बहुत पहले से सब कुछ बताया हुआ है। अगर आप लोग पुराने सब्सक्राइबर हैं, वॉच किया होगा आपने, तो आपको पता होगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए, सिर्फ ये ध्यान में रखें ना, इन्वेस्टमेंट का एक सेट पैटर्न है, ठीक है। शॉर्ट टर्म में मैंने हमेशा रिपीट किया है, 100% लक है। कुछ दिनों का इन्वेस्टमेंट, कुछ महीनों का इन्वेस्टमेंट इक्विटी में, ठीक है।
अगर भगवान की कृपा रही तो आपको अच्छे रिटर्न्स मिल जाएंगे, कृपा नहीं रही, बैड लक रहा, तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। क्लियरली आप अभी देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे रिस्क लेना बिल्कुल सही बात है, लेकिन बेवकूफ़ी करना तो सही नहीं है ना। मतलब रिस्क लेना है तो दिमाग लगा कर रिस्क लेना है, कैलकुलेटेड तरीके से रिस्क लेना है, ठीक है। तो कैलकुलेटेड तरीके से दिमाग लगा कर रिस्क लेने का मतलब ये हुआ कि भाई क्वालिटी अच्छा रखें, ठीक है, और डाइवर्सिफाई करके रखें, और पूरा का पूरा पैसा एक ही जगह कभी इन्वेस्ट ना करें। उसका कितना भी ज़्यादा रिटर्न आया हो 1-2 साल में, ठीक है, 1-2 साल में अगर वेरी हाई रिटर्न आया है, इसका ये मतलब नहीं कि फ्यूचर में भी हाई रिटर्न आएगा, वो रिटर्न आ चुका, ठीक है। तो इस तरह से इसको देखें। मोस्टली मुझे यही लगता है कि मिस्टर शंकर नरेन जो बोलना चाहते हैं वो यही बोलना चाहते हैं कि भाई देखो, लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट होराइजन के साथ जाओ। ये कुछ महीनों के लिए जाओगे ना, तब तो सही बात है ना, उनका जो भी स्टेटमेंट है बिल्कुल सही बात है। भैया तुम क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, पूरा पैसा डूब जाएगा तुम्हारा। कोई कुछ दिनों का इन्वेस्टमेंट, कुछ महीनों का इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। तो काफ़ी समय से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए जा रहा है, जैसे मिड कैप स्मॉल कैप में बोलता हूँ 10 ईयर्स, उसके लिए जा रहा है, मोर देन 10 ईयर्स जा रहा है, तो वहाँ पे इशू नहीं आना चाहिए, ठीक है। इस तरह से देखिए, तो बिल्कुल सही कहा उन्होंने, बट हाँ, उसको सही तरीके से आपको लेने की ज़रूरत है कि भाई वो कहना क्या चाहते हैं, तो उसको सही तरह से समझे। ऐसा नहीं कि कोई लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट होराइजन के साथ जा रहा है और लिमिटेड एक्सपोजर ले रहा है, वहाँ पे तो कंसर्न नहीं होना चाहिए ना। जैसे अब किसी का एक पोर्टफोलियो है, बेसिस रिस्क प्रोफाइल और इन्वेस्टमेंट होराइजन, मान लीजिए उसने 10 या 20% का एक्सपोजर लिया है स्मॉल कैप में, मान लीजिए, और बाकी का उसने ना ज़्यादातर लार्ज कैप में रखा है, थोड़ा बहुत मिड कैप भी रखा है, थोड़ा स्मॉल कैप में रखा है। इन्वेस्टमेंट होराइजन वेरी लॉन्ग टर्म का है, लॉन्ग टर्म का है, तो वहाँ पे तो कंसर्न नहीं होना चाहिए ना। आपका पोर्टफोलियो ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब किसी ने पूरा का पूरा स्मॉल कैप में रखा है, पोर्टफोलियो तो आपका बुरी तरह से हिट हुआ होगा ना, मतलब 15%, 20%। और यहाँ भी ये भी ध्यान में रखें कि अगर नए इन्वेस्टर हैं, मार्केट का आइडिया नहीं, तो स्टॉक से दूर रहें, डायरेक्ट स्टॉक में ना जाएं, लेने के देने पड़ जाएंगे आपको। अभी सब कुछ आप लोग देख रहे होगे, सब कुछ सामने है। ये सब मैं काफ़ी शुरू से ही, जब से यूट्यूब चैनल है, ये सब मैं सालों से आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप नए बंदे हैं, मतलब नए इन्वेस्टर हैं, स्टॉक मार्केट का ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड से स्टार्ट करें। इक्विटी म्यूचुअल फंड में कहाँ इन्वेस्टमेंट करें? सबसे पहले लार्ज कैप और सेकेंड फंड फ्लैक्सी कैप, ठीक है। बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, बहुत लंबा इन्वेस्टमेंट होराइजन है, तब जाकर मिड कैप स्मॉल कैप को आप कंसिडर करें। सेक्टर फंड, थीमेटिक फंड, फैक्टर फंड से दूर रहें। जब आपको बहुत ज़्यादा आइडिया हो जाए मार्केट का, कुछ सालों तक स्पेंड कर ले टाइम, तब जाके आप फैक्टर या फिर सेक्टर या फिर थीमेटिक फंड की तरफ जाएं। उसी तरह से जब बहुत अच्छा आइडिया हो जाए मार्केट का, तब जाके आप डायरेक्ट इक्विटी में जाएं, स्टॉक्स में जाएं। देखिए, जैसे आपने लार्ज कैप के इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया ना, तो उसमें 40-50 स्टॉक्स हैं, ठीक है। तो वहाँ पे चलो ठीक है, मार्केट गिरा तो वो भी गिरेगा, लेकिन जब मार्केट ऊपर आएगा वापस आ जाएगा। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा पैसा गायब या ज़्यादातर पैसा गायब, ऐसा नहीं होगा वहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं ना, तो वहाँ पर तो रिस्क है, क्योंकि इंडिविजुअल स्टॉक्स में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जो कि पेनी स्टॉक्स में जाते हैं, ठीक है। तो वो सब तो मतलब वहाँ तो पूरा रिस्क है कि पूरा का पूरा पैसा ही उड़ जाएगा, ठीक। तो अगर आपको मार्केट का ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो आप हमेशा ही इक्विटी म्यूचुअल फंड में जाएं। हाँ, एक बार जब आइडिया हो जाए तब स्टॉक्स में भी जाएं। स्टॉक्स में भी मिक्सअप करके रखें, लार्ज कैप में ज़्यादा रखें, मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ा कम रखें, ठीक है। ये उन लोगों के लिए एप्लीकेबल है जिन्हें मार्केट का ज़्यादा आइडिया नहीं है। अगर आपको मार्केट का बहुत अच्छा आइडिया, सालों से मार्केट में है, ठीक है, मतलब ना 10 साल 5 साल इस तरह से आप देख रहे हैं, काफ़ी समय से इन्वेस्टमेंट करें, तब अलग बात है। तब आपको जहाँ इन्वेस्टमेंट करने का मन है वहाँ करें। लेकिन एक तो आपको आइडिया भी नहीं है, ऊपर से आपने बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। देखिए, जो कुछ भी प्रॉब्लम चल रहा है, मैंने हमेशा बताया है, इस तरह का प्रॉब्लम ऐसा नहीं कि कोई नई बात है। लॉन्ग टर्म का हिस्ट्री देखेंगे तो कई बार इस तरह का प्रॉब्लम आया है, फ्यूचर में भी कुछ सालों पे इस तरह का प्रॉब्लम आता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपने सोच समझकर अच्छा क्वालिटी रखा हुआ है, अच्छा क्वालिटी का मतलब क्या हुआ कि देखिए, वैसे म्यूचुअल फंड स्कीम्स जो कि डाइवर्सिफाइड हैं, ये जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लैक्सी कैप, मल्टी कैप, ये सब डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड स्कीम होते हैं। उसके बाद आपने लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में एक्सपोजर सोच समझ कर लिया है, बेसिस और रिस्क प्रोफाइल और इन्वेस्टमेंट होराइजन, ये होता है सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट किया। इस तरह से आपने किया है तो दिक्कत नहीं है ना भाई, कुछ महीनों तक सही बात है, प्रॉब्लम चलेगा। मैंने तो पहले ही मतलब काफ़ी समय से बोल रहा हूँ, देखिए मार्च और फरवरी, मार्च आपको झेल लें,
उसके बाद ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि अप्रैल से अच्छा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तो किसी चीज़ की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ, जिस तरह का गिरावट चल रहा है, इंडिया में जो भी इनिशिएटिव्स लिया गया है, बजट हो गया या फिर आरबीआई की तरफ से जो रेट कट हुआ या फिर प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी का मीटिंग है इस वीक, उन सबको अगर आप देख के सबको मिला जुला के बिल्कुल लगता है कि हमारा इम्प्रूवमेंट आएगा आने वाले महीनों में। और जो गिरावट ज़्यादातर होना था वो हो चुका है। यहाँ से बिल्कुल कुछ महीनों में आप देखेंगे यहाँ भी इम्प्रूवमेंट आएगा। ऐसा नहीं कि सालों साल तक गिरता रहेगा, ठीक है, ये ध्यान में रखें। लेकिन हाँ, कुछ और टाइम का हेडेक है, सभी जगह हेडेक है, लार्ज कैप में भी और मिड कैप स्मॉल कैप में ज़्यादा हेडेक है और इसे हमें झेलना होगा। अगर कोई शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टर है तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करने की सोचिए भी नहीं, ठीक है। पता चला कुछ दिनों के लिए इन्वेस्टमेंट करूँगा मैं, तो ये सब बिल्कुल ना सोचिए। लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट होराइजन है तभी जाएँ। मिड कैप स्मॉल कैप बार बार मैं बोलता हूँ, लमसम ना सोचिए अभी, स्टैगर्ड वे में अगर थोड़ा बहुत करना है वही सही है। बड़ा पैसा बिल्कुल अभी ना डालें क्योंकि और भी ज़्यादा गिरावट आ सकता है। देखिए, ये जो भी मैं बोलता हूँ आ सकता है, हो सकता है, वो इसलिए क्योंकि एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है, ठीक है, कि क्या होगा, ठीक है। ये सब कुछ जो भी मेरा पास्ट का एक्सपीरियंस है या जो कुछ भी मैं पढ़ रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ या फिर जो भी एक्सपर्ट्स की बातें, सभी कुछ मिला जुला कर जो भी एक रफ आइडिया मुझे मिल रहा है उसके बेसिस पे मैं ये कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमेशा ध्यान में रखें कि अगर आपने सोच समझकर इन्वेस्टमेंट किया है तो वहाँ पे आपको मीडियम टू लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम नहीं होंगे। शॉर्ट टर्म के हिकअप्स बने रहेंगे, आने वाले कुछ और समय तक ये प्रॉब्लम बना रहेगा, ये आप मान कर चलें। फिलहाल जिस तरह के मार्केट कंडीशन है वहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट होराइजन आपका शॉर्ट टर्म का है, तो इक्विटी मार्केट से बिल्कुल दूर रहे। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे YouTube चैनल पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी लॉन्ग टर्म में अच्छा बनाना चाहते हैं, अपना इन्वेस्टमेंट नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं, तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जर्नी में आपकी जरूर मदद करेगा। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।